तक हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा पढ़ लिया था कल, और एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक भी देख लिया था। क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी सी। टेबुलेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आज हम ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, टेबुलेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल और डायग्रामेटिक। फिर ये वाला टॉपिक हमारा मेन है, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनने की चांसेस हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी अभी तक स्टैटिस्टिक्स का बेसिक चल रहा है, इस बेसिक को जानने के बाद हम आएंगे मेन टॉपिक पे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सारी चीज़ें आपको पहले इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि जब अर्थमेटिक मीन आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मीन का प्रेजेंटेशन ग्राफिकली कैसे होगा ये भी समझ में आना चाहिए, और टेबल जो आपको दी जाएगी उससे आप मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी समझ में आना चाहिए। इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बताई जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है वो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने आपको सैम्पलिंग के बारे में बताया था कि सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है। सैंपल को पॉपुलेशन से सिलेक्ट करते हैं और पॉपुलेशन के बारे में हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो सैंपल कल हमने बताया था कि पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया जाएगा वो कैसा होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए। कल की क्लास में मैंने ये बात बोली थी। तो उस रैंडम सैंपल को लेने के तरीके क्या क्या हैं, जिसे हम सैम्पलिंग टेक्निक्स भी कह सकते हैं। तो ये हमारा एक पॉपुलेशन है और यहाँ से हमको एक छोटा सा सैंपल लेना है। अब ये सैंपल इसमें इस तरह से आए कि पूरे पॉपुलेशन की वैल्यूज इसके अंदर हों, हर जगह ऐसे वैल्यूज इसके अंदर हों। रैंडम सैंपल कैसे लें, तो रैंडम सैंपल को सिलेक्ट करने के दो मेथड्स हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, लॉटरी मेथड और रैंडम नंबर मेथड। मेथड तो और सारे भी हैं लेकिन वो आपके काम के नहीं है, वो उनके लिए हैं जो स्टैटिस्टिक्स प्योरली पढ़ते हैं। मैं नाम आपको बता दूंगा, एक का नाम है रिमाइंडर अप्रोच और एक का नाम है क्वेसेंट अप्रोच। तो वो दो और मेथड जिससे हम रैंडम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे लॉटरी मेथड क्या है। लॉटरी मेथड ये एक ऐसा मेथड है जिसको आप सब लोगों ने अप्लाई किया है। लॉटरी का अगर हम इस लॉटरी वर्ड की बात करें तो सब लोगों के मन में पहला ख्याल तो यही आता है, लॉटरी लग गई। लॉटरी लगने का मतलब, लॉटरी एक तरह का टिकट पे एक नंबर होता था जिसको हमें पैसे देकर परचेज करना होता था, और परचेज करने के बाद उस पर लिखा हुआ नंबर रैंडमली सेलेक्ट किया जाता था किसी प्रोसेस के थ्रू। जिस भी प्रोसेस के थ्रू वो नंबर सेलेक्ट किया जा रहा है, उस प्रोसेस में अगर आपका नंबर सेलेक्ट हो गया तो कहा जाता है कि हाँ लॉटरी लग गई, यानी आपका नंबर मैच हो गया उस नंबर से जो रैंडमली सेलेक्ट किया गया है। तो लॉटरी मेथड का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है हम ये देखेंगे, कैसे होता है ये देखेंगे। लॉटरी मेथड में हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूँ। लकी ड्रा के नाम से कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि सपोज कर लो एक गांव में नवरात्र में जो आने वाला है अभी जल्दी ही, उस पर एक जागरण हुआ। जागरण में क्या होता है कि पर्चियाँ होती हैं जिसको हम कूपन कहते हैं। ये कूपन में 101 रुपये का, 51 रुपये का, इस तरह से अमाउंट का कूपन होता है जो हम लोगों को देते हैं और बदले में हमें उनसे पैसा मिलता है। इस पैसे का यूज हम जागरण को कराने के लिए कराने में करते हैं। तो इस पर्चे पर भी एक नंबर लिखा होता है और कहा जाता है कि आपने अगर इस जागरण का टिकट या ये पर्ची खरीदी तो आपका लकी ड्रॉ भी निकल सकता है। अब लकी ड्रॉ में बहुत सारे प्राइस हैं। जिसका नाम पहले नंबर पे आया उसको एक बाइक मिल सकती है, जिसका नाम दूसरे नंबर पे आया उसको एक टीवी मिल सकती है, जिसका नाम तीसरे नंबर पे आया उसको एक फ्रिज मिल सकती है, इस तरह से। और इसके बाद 10 नाम और सिलेक्ट किए जाएंगे और इन सबको साइकिल दी जाएगी। इस तरह से कुछ अवार्ड बनाए गए। तो अब करना क्या है कि जो ये पर्ची हम दे रहे थे तो इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो हमने दे दिया जिसकी पर्ची हमने काटी, और दूसरे हिस्से को फोल्ड करके अपने पास रख लिया। अब इस पर्ची को फोल्ड करने के बाद हमने एक बड़े से बॉक्स में डाल दिया। इस बड़े से बॉक्स में डालने के बाद ये पूरा बॉक्स पर्ची से फुल हो गया। अब जिस दिन आखिरी दिन है उस दिन क्या होता है, हम इस पर्ची वाले बॉक्स को अच्छे से सफल करते हैं, मिलाते हैं। क्यों? ताकि यहाँ से हम जो सैंपल लेना चाह रहे हैं वो रैंडम निकले। हमको कितना सैंपल लेना है, 3 लोग ये चाहिए और 10 लोग ये, यानी टोटल हमको 13 लोग चाहिए। तो हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से एक पर्ची उठाएंगे। अब पर्ची उठाने में सारी पर्ची फोल्डेड है, किस पे कौन सा नंबर है किसी को नहीं पता है। तो यहाँ से एक पर्ची उठाएगी और उस पर जिसका नंबर आया उस नंबर वाले को ये इनाम मिल गया। यही प्रोसेस रिपीट करेंगे
रिपीट करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिसका नंबर पहली बार में आया, क्या हम वो पर्ची दोबारा यहाँ डालेंगे, उसको हटा देंगे। तो जब कभी ऐसा होता है कि जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसको हम हटा देते हैं, तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी हमने उस वैल्यू को रिप्लेस नहीं किया। सिंपल रैंडम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम पर्चियों को सफल करने के बाद चूज कर रहे हैं, यानी रैंडमाइजेशन हो रहा है। और अगर ऐसा हो जाए कि पर्ची एक बार आ गई उसके बाद दोबारा फिर इसमें से डाल दी गई, तो उसका नाम पड़ जाता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। दीज आर आल्सो टू नोन मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। इन दोनों के नाम भी बहुत फेमस हैं, ये भी सैंपल को सेलेक्ट करने के तरीके हैं। तो लॉटरी मेथड आपको समझ में आया। अब लॉटरी मेथड का तरीका ये भी लिया जा सकता है, ये भी लिया जा सकता है, इन दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है। अब जितने सैंपल साइज आपको रिक्वायर्ड था वो आपने यहाँ से ले लिया 13 का 13, बाकी बची पॉपुलेशन आपकी होल पॉपुलेशन है, आपका लॉटरी मेथड हो गया। तो लॉटरी मेथड आप सबको समझ में आया होगा। एक और तरीका है जिससे हम रैंडम सैंपल चूज करते हैं, इसका नाम है रैंडम नंबर टेबल मेथड। अब रैंडम नंबर टेबल जो स्टैटिस्टिक्स वाले हैं वो तो अच्छे से जानते हैं, बाकी लोगों को हम बता देते हैं रैंडम नंबर टेबल क्या होती है। रैंडम नंबर टेबल मिलियन डिजिट्स का एक कलेक्शन है, और इस मिलियन डिजिट्स में कुछ और नहीं है, 0 से लेके 9 तक के नंबर्स का एक पैटर्न बनाया गया है। पैटर्न इस तरह से बनाया गया है कि एक के बाद 2 नहीं लिखा गया है, एक के बाद कोई और नंबर आया, उसके बाद फिर कोई और आ गया है, यानी ये सारे नंबर कभी भी ऑर्डर में नहीं आएंगे। तो इस टेबल को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि यहाँ से हम किसी एक नंबर को अगर चूज करें और उसके जस्ट बाद दूसरे को चूज करें, तो उन दोनों के पूरी पॉपुलेशन से सेलेक्ट होने के चांसेस हैं। जैसे मान लो इस पे नंबर पड़ा था 31, हमने यहाँ से 31 नंबर चूज कर लिया, इसमें जिसकी पर्ची का नंबर 31 था हमने उसको सेलेक्ट करके इनाम दे दिया। इसके बाद इसका नंबर था 72, हमने यहाँ से 72 वाले को सेलेक्ट करके इनाम दे दिया। फिर इसके बाद अगला नंबर हमने चूज किया 35 वाले को इनाम दे दिया। तो ये जो नंबर्स हैं ये उस टेबल में इस तरह से अरेंज किए गए हैं ताकि जब हम क्रम से नंबर्स के साथ चलें तो वो नंबर तो क्रम में नहीं है, लेकिन 0 से लेकर 9 तक हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ टेबल, ये है रैंडम डिजिट्स की टेबल। देखिए कैसे है। सपोज कर लो आपको क्लास लोग समय पे ज्वाइन कर लिया करें तो अच्छा रहे। वेट फॉर 1 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है रैंडम नंबर की पूरी टेबल, और ये इतनी नहीं है, ये बहुत सारी टेबल्स हैं, कई पेजेस में लिखी जाती हैं। ये सैंपल के तौर पर हमने इतना आपको दिखाने की कोशिश की है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने ये 36 चूज कर लिया, तो 36 टिकट नंबर वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर हमने इसके बाद 31 चूज किया, इसके बाद हम चूज करेंगे 87। तो देखो 87 नंबर वाला आ गया, फिर 50 वाला आया, फिर 61 वाला, फिर 37 वाला। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमको हर नंबर का मिलता जाएगा। देखो 01 भी आ गया, 01 का मतलब पहले नंबर पे जिसकी पर्ची वो भी सेलेक्ट हो गया। अब हम इसमें चाहे तो ऐसे चलें चाहे तो ऐसे चलें, लेकिन हम जहां से स्टार्टअप करेंगे उसके बाद क्रम नहीं तोड़ेंगे। मान लो हमने इस 37 को चुना, तो 37 के बाद फिर हम इस 64 को लेंगे। मान लो हमने इस 97 को चूज कर लिया, तो फिर हम इसके बाद इस 21 को लेंगे, फिर अगली बार इस 75 को लेंगे, फिर अगली बार इस 29 को लेंगे। तो जब हम किसी एक नंबर को कहीं से भी यहाँ पर चूज करें उसके बाद हमको क्रम नहीं तोड़ना है, और इस तरह से जो सैंपल सेलेक्ट होगा वो भी रैंडम सैंपल कहलाएगा। उम्मीद है सब लोग समझ गए होंगे रैंडम डिजिट्स का मतलब। सपोज कर लो आपकी लॉटरी में 1000 लॉटरी है, तो 1 से लेकर 1000 तक के टिकट नंबर हैं। अब आपको उसमें से 10 लोगों को रैंडमली चूज करना है, तो आपने 1000 की जगह पर हम 999 कर लेते हैं, 999। तो हमने यहाँ से 3 डिजिट चूज कर ली, हमने 727 टिकट नंबर वाले को चूज कर लिया। इसके बाद 176 मिलकर हो गया 176, हमने इसको चूज कर लिया। फिर 871 को चूज कर लिया, फिर 418 यानी 418 नंबर पे जो था उसको चूज किया। 048 का मतलब 48 नंबर वाले को चूज कर लिया। तो इस तरह से हम रैंडम नंबर टेबल में आगे बढ़ते हैं, और तब तक बढ़ते हैं जब तक कि हमको रिक्वायर्ड साइज का सैंपल ना मिल जाए। तो क्या रैंडम डिजिट सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम आते हैं अपने
मेन टॉपिक पे, जिसको हम कह रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। तो अभी हम सिंपल डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, फिर क्लास इंटरवल वाले का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। जो सबसे बेसिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम पढ़ेंगे बार चार्ट्स और हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार चार्ट्स, इन दोनों के बीच के अंतर को जानेंगे, ये होते क्या हैं और हम इनको कैसे बनाते हैं। तो हम एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं जिस पे हमें समझाना है। चलो हमने ये स्लाइड ले ली सपोज। तो सबसे पहले बार चार्ट और हिस्टोग्राम में हम बार चार्ट को समझते हैं। बार चार्ट की सबसे खास बात है कि ये कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। अब कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है, जरा हम इसकी बात कर लेते हैं। कैटेगोरिकल डेटा का मतलब सपोज कर लो कि हमने यहाँ पर 1000 लोगों की पॉपुलेशन ले ली और हम इनको 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 4 कैटेगरी बना रहे हैं। कौन कौन सी कैटेगरी? पहली कैटेगरी हमने बनाई मैरिड, दूसरी बनाई अनमैरिड, तीसरी वो बनाई जिनकी शादी तो हुई थी लेकिन डिवोर्स हो गया, और चौथी हम लोग बना लेते हैं विडो की, यानी जिनकी शादी तो हुई थी लेकिन विडो हो गए। तो 4 कैटेगरी हमने बना ली इन 1000 लोगों की। अब सपोज कर लो कि जितने लोग मैरिड थे उनका नंबर था 500, तो हमने इन पे 500 नंबर की एक लाइन खींच दी। अब इस लाइन को खींचने का भी क्राइटेरिया है, हम यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। आप लोगों ने ग्राफ पेपर तो यूज़ किया होगा, और इस तरह से हम अपने ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे। तो ये 500 यहाँ तक आ जाएगा। ये हमने 500 का एक लाइन यहाँ पर बना दिया मैरिड के सामने। अब अनमैरिड वाले सपोज कर लो 100 लोग हैं, तो हमने 100 का एक लाइन यहाँ पर बना दिया। डिवोर्स वाले 200 लोग हैं, तो हमने यहाँ 200 का लाइन बना दिया। बाकी विडो कितने हो गए? 200। अब टोटल अगर ऐड करो इनको, 500 को, 100 को, 200 को और 200 को, तो हो गया 1000। यानी इन 1000 लोगों को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो ये कैटेगोरिकल डेटा हुआ। कैटेगोरिकल डेटा में जब हम इनकी फ्रीक्वेंसी को, ये 500 लोग कौन से थे? मैरिड। अगर हम इसको ऐसे लिखें, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स्ड एंड विडो, इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, यानी 500 लोग मिले। यहाँ पर 100, 200, 200, तो एक तरह से ये फ्रीक्वेंसी है और ये कैटेगरी है। तो कैटेगरिकल डेटा को जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस वाले चार्ट को हम क्या कहते हैं? बार चार्ट। बार चार्ट की और क्या क्या खास बातें हैं? इनके बीच में हम स्पेस रख सकते हैं, दूरी पर बना सकते हैं। दूरी कितनी होनी चाहिए? जितनी भी आपका मन रख लो, लेकिन कोशिश करो कि ये दूरी सब में इक्वल हो, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। बार चार्ट में अगर हम नंबर्स पे चले, ये तो कैटेगरी सबको दिख रही है कि मैन, वुमेन, डिवोर्स, विडो, 4 कैटेगरी दिख रही हैं। हम जरा इस वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब आपको बताना है कि क्या ये डेटा जो यहाँ पर हमने लिया है ये कैटेगोरिकल है या फिर नहीं है। आपके हिसाब से इस डेटा को हम कैटेगोरिकल कहें या ना कहें? चलो नवीन बताएंगे। नवीन बताओ, ये कैटेगोरिकल है कि नहीं? सबको मेरी आवाज तो मिल रही है ना? जी सर। चलो अच्छा नवीन, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये डेटा कैटेगोरिकल हम मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमने कहा 5 नंबर पाने वाले 3 लोग हैं, तो 5 एक कैटेगरी हो गई। फिर 10 नंबर पाने वाले 8 लोग हैं, 10 एक कैटेगरी हो गई। इसी तरीके से 12 एक कैटेगरी हो गई, 15 एक कैटेगरी हो गई, 18 हो गई, 20 हो गई। तो ये एक तरह से कैटेगोरिकल डेटा है। और हमने जब इस कैटेगोरिकल डेटा को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखा, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 सबको दिख रही होगी, 3 के सामने है। ये मैंने एक्सेल से बनाया है, आप लोग भी बना सकते हैं। और इसकी देखिए 8 के सामने है, यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। इस 12 की अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो कितनी है? 9 है, देखो 9 पर है। इस तरह से हमने सबकी फ्रीक्वेंसीज का एक बार चार्ट बनाया है। तो बार चार्ट कैसे बनता है ये आपको समझ में आया। ये कैटेगोरिकल डेटा पे बनता है। हम बार्स के बीच में स्पेस रख सकते हैं। और हम इसका यूज़ क्या करते हैं? तो बार चार्ट से एक तो हमको ग्राफ को देखते ही आइडिया लग गया कि किस कैटेगरी में कितने लोग हैं। इसका दूसरा यूज़ ये है कि जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पर हमने इन 1000 लोगों को बांटा था मैरिड, डिवोर्स, विडो और अनमैरिड पे। तो अब हम इसके साथ एक चीज़ और जोड़ दे रहे हैं। हम इन्हीं 1000 लोगों को ले रहे हैं और हम इनको इनकम के आधार पर फिर से बांट रहे हैं। तो हमने क्या किया,
इन 500 लोगों का इनकम का एवरेज निकाला, और सपोज कर लो इनका एवरेज जो भी आया हमने उसको इसके साइड में प्लॉट कर दिया ऐसे। इनका जो एवरेज आया इनकम का, वो हमने अनमैरिड वालों का इनकम का एवरेज हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। इसी तरीके से जो भी वैल्यू हमको मिल रही है हम यहाँ पर प्लॉट करते जा रहे हैं। तो हमको दो दो एक साथ दिख रहे हैं। ये बार बताता है कि कितने लोग मैरिड हैं, और ये बार बताता है कि वो जितने लोग मैरिड थे उनकी इनकम का एवरेज कितना है। तो अगर हम इस डेटा को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, यहाँ पर इसको यहाँ कर दें, तो डेटा को देखकर हमको ये अंदाज़ा लगेगा कि मैरिड लोगों की एवरेज इनकम कम है जबकि अनमैरिड की ज़्यादा है। इनकम की जगह पर अगर हम सेविंग्स ले लें तो और अच्छा रहेगा। सेविंग मतलब जो लोग शादीशुदा हैं उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं तो उनकी सेविंग्स कम है, अनमैरिड की सेविंग्स ज़्यादा हैं। तो इस तरह से हम फिर से एक बार फिगर बना के आपको समझा देते हैं। सपोज कर लो यहाँ पर हमने 5 बच्चे ले लिए, 1 2 3 4 एंड 5। हमने इस बच्चे का मैथ में स्कोर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर लिख देते हैं 20। फिर हमने कहा इसका स्टैट्स में स्कोर कितना, तो हमने इसका स्टैट्स का स्कोर भी इसके साइड में ड्रॉ कर दिया, और ये कितना है 30। तो अब हम हर एक बच्चे का 2-2 बार बना रहे हैं, एक मैथ का और एक स्टैट्स का। किसी के मैथ में ज़्यादा है, किसी के स्टैट्स में ज़्यादा है, और किसी के लगभग बराबर है मैथ और स्टैट्स में। तो इस बार चार्ट को देखकर हम कंपेयर कर सकते हैं कि एक पर्सन के 2 अलग अलग वेरिएबल्स में क्या क्या आउटपुट्स मिले हैं। तो बार चार्ट का जो मेन यूज़ होता है वो यही होता है, हम डेटा को या वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, बार चार्ट ऐसे भी बनता है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ऐसे भी बन जाता है, बस कुछ नहीं करना होता। यहाँ पर हमने लिख दिया मैरिड और यहाँ लिख दिया इनकम। तो जैसा मन हो ऐसा बना सकते हैं, दोनों तरीके का बार चार्ट सही माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कैटेगोरिकल डेटा का बार चार्ट आपने देख लिया। अब हम लोग आते हैं एक ऐसे डेटा पर जो हमारे लिए कंटिन्यूअस डेटा हो या कैटेगोरिकल डेटा ना हो, और हम उस पर देखते हैं कि कैसे हम इस चार्ट्स को बना सकते हैं। तो हम एक डेटा जनरेट कर लेते हैं क्लास इंटरवल के फॉर्म में। तो कुछ बच्चे हैं जिनका 50 नंबर का एक टेस्ट लिया गया, और 50 नंबर के टेस्ट में इन बच्चों के जो नंबर्स हैं वो इस तरह से हैं। ये हैं क्लास इंटरवल्स, इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स, यानी 0 से 10 के बीच में नंबर पाने वाले टोटल बच्चे हैं 5। 10 से 20 के बीच में नंबर पाने वाले बच्चे हैं 7। 20 से 30 के बीच में 15 बच्चों के नंबर आए हैं। 30 से 40 के बीच में 8 बच्चों के नंबर हैं, और 40 से 50 के बीच में 1 बच्चे के नंबर हैं, यानी एक ही बच्चा है जो 40 से 50 वाली कैटेगरी में आ रहा है। तो अब इस डेटा पर हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। अब इस डेटा को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस डेटा, क्योंकि आपको दिख रहा है 0 से 10 तक गया, फिर अगला कहाँ से स्टार्ट हुआ, 10 से ही स्टार्ट हुआ है। ओके, तो अब इस डेटा का हिस्टोग्राम कैसे हम बना सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस, ये आप सब लोग जानते हैं। तो हमने 0 से 10 तक का एक सेल ले लिया, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो 0 से 10 तक की जो फ्रीक्वेंसी है हम उसको ऐसे लिख देते हैं, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है और ये 20 है। तो 0 से 10 के बीच की फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही 5। तो अब की बार हम 5 को पूरा 0 से 10 तक बनाएंगे, ये पूरा हो गया 1। ओके, 10 से 20 की कितनी थी, 7, तो हम इसमें 7 तक जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं 7 होगा, तो ये वाला जो हमारा हुआ ये 10 से 20 का हुआ। फिर 20 से 30 का कितना है, 15, तो हम इसमें 15 तक जाएंगे, और इनके बीच में स्पेस नहीं है, याद रखना। इसके बाद 30 से 40 का 8 ही है, तो ये 8 पे आ गया, और फिर इसका तो 1 ही है। ठीक है, तो इस वाले फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, आयत चित्र। आयत चित्र क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको ये सारे के सारे एक आयत के फॉर्म में दिख रहे होंगे। आयत तो सब लोग समझते हैं ना, रेक्टेंगल। अब बात करते हैं अगले ग्राफ की। अगला ग्राफ है फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये देखते हैं कैसे बनता है। हेलो सर। हाँ बोलिए।
सर ये आपने जो कंटिन्यूस डेटा के बारे में बताया है हिस्टोग्राम, हाँ क्या ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है उसके लिए बन सकता है? बिल्कुल अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए बन सकता है। उसके लिए सर फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये हुआ कि क्या अनइक्वल, क्लास इंटरवल आपको जैसे दी जाएंगी आप फ्रिक्वेंसी कर्व वैसा ही बनाएंगे। अगर आपको अनइक्वल दिया गया तो आप अनइक्वल बनाएंगे। अनइक्वल में क्या है, मान लो हमने पहली क्लास इंटरवल ली 0 से 2, अगली हमने ले ली 2 से 6, तो 2 से 6 में हम पैरामीटर्स का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो 2 से 6 का एक साथ बनेगा और 0 से 2 का एक साथ बनेगा। तो ये पूरा अलग हो गया और ये अलग हो गया। समझ गए कि नहीं बताओ? जो हिस्टोग्राम की विड्थ है वो बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू पैरामीटर। अब आपने 1 सेंटीमीटर पे 2 यूनिट लिया है तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा, तो 2 से 6 की क्लास इंटरवल ये बन जाएगी। अब आपने 6 से 10 का ले लिया तो 6 से 10 का इतना बड़ा हो जाएगा। अनइक्वल के लिए भी बनता है, ऐसा थोड़ा ना अनइक्वल के लिए बनता है, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, जी सर। आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व पे आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, इसका नाम से क्लियर है, फ्रीक्वेंसी कर्व। यानी ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं हमको इनका एक कर्व बनाना है। तो हम इनका कर्व कैसे बना सकते हैं, हम एक काम करते हैं कि इन फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट कहाँ पे करें। तो या तो हम इसी हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को सबके चूज कर लेते हैं, ये सबके मिड पॉइंट्स हैं, और इनको मिलाते हुए हम एक कर्व अगर बना दें तो ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। या फिर हम एक काम ये करते हैं कि 0 से 10 यहाँ पर है, इसके बीच में है 5, और 5 पे हम फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे। कितनी, पहली फ्रीक्वेंसी है 5, दूसरी है 10 से 20, 10 से 20 के बीच में कौन है 15, और 15 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, तो इसको हमने 7 पे प्लॉट कर दिया। फिर 20 से 30 के बीच में 25, 25 पे फ्रीक्वेंसी कितनी हम मानेंगे 15, तो इसको हमने 15 पे प्लॉट कर दिया। इसके बाद अगली वाली 8 हो जाएगी और अगली वाली 1 हो जाएगी। इन पॉइंट्स को 0 से जब मिलाते हैं तो डॉटेड रखते हैं, फिर यहाँ से हम इसको डार्क मिला देते हैं और यहाँ पे लाने के बाद फिर डॉटेड करके लास्ट वाले क्लास इंटरवल पे मिला देते हैं। यहाँ पर लास्ट में है 50। ये वाला जो कर्व है इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व की खासियत क्या क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते समय हम लाइन नहीं खींचते हैं कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में लाइन खींच दें। हम फ्री हैंड, जैसे हमने कहा ये 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट, इनको लाइन से मिलाओ तो आप स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला सकते हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, इनको कर्व से मिलाओ। कर्व से मिलाने के लिए क्या करेंगे, आप ऐसे जाएंगे और ऐसे पहुंचेंगे। ये कर्व है और ये लाइन है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कर्व एंड लाइन। तो हम फ्रीक्वेंसी कर्व को फ्री हैंड, यानी लाइन नहीं खींचेंगे, बस पॉइंट्स को देखेंगे और एक लाइन अपने हाथ से फ्री हैंड कर्व बनाते हुए चले जाएंगे, जैसे कि ये हमने बनाई। ये है फ्रीक्वेंसी कर्व। तो फ्रीक्वेंसी कर्व बनता कैसे, आपको इस पे फोकस करना है। आपको क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट पे फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट कर लेना है। फ्रीक्वेंसीज प्लॉट करने के बाद उनको फ्री हैंड कर्व से मिला देना है। अब सपोज कर लो कि कोई इसको फ्री हैंड कर्व से ना मिलाकर सीधे स्ट्रेट लाइन से मिला दे, तो स्ट्रेट लाइन से मिलाने पर कर्व कुछ ऐसा आएगा। सॉरी, वापस नहीं जाना चाहिए, इधर आएगा तो उसी क्लास में हो जाएगा, इधर आएगा, इसको हटाओ। तो जब हम इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व में कुछ और अंतर नहीं होता है, बस इतना अंतर होता है कि एक बनता है स्ट्रेट लाइन से और एक बनता है फ्री हैंड कर्व से। दोनों सेम डेटा पर एक जैसे ही बनाए जाते हैं। तो अब हम आगे के कुछ कर्व्स पे चलेंगे। आगे की कुछ कर्व में हम लोग आज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि पाई चार्ट्स है, बार डायग्राम तो देख लिया आप लोगों ने। चलिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पे आते हैं, जिसको हिंदी में आप लोग कहते थे संचयी बारंबारता। हेलो सर। हाँ बोलिए सर पॉलीगन में हाँ और फ्रीक्वेंसी कर्व में जो एक्स एक्सिस पे 0 से 10 लेंगे सर, ये क्लास मार्क लेंगे सर? 0 से मिड 0 पॉइंट से तक 10 से 20 जी सर, क्लास मार्क लेंगे एक्स एक्सिस पे। ये सर ये मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट जैसे 0 है और 10 है जी, तो इसका मिड पॉइंट हम लेंगे। मिड पॉइंट मतलब ये, जी मिड सर। पॉइंट मतलब 5। ठीक है, समझ गए कि नहीं? जी जी जी।
ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की हिंदी होती संचयी बारंबारता। अगर हम संचयी को समझना चाहें तो संचयी का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ते हुए आगे बढ़ना, यानी संचय करना, इकट्ठा करना। तो संचयी बारंबारता, जब हम बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम इसको कहते हैं संचयी बारंबारता, यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव का मतलब होता है जोड़कर, और फ्रीक्वेंसी कर्व जोड़ते हुए आगे चलना, तो ये कहलाता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब हम पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देते हैं होता क्या है। तो हम एक एग्जांपल फिर से ले रहे हैं क्लास इंटरवल वाला। ये हमारी क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। डेटा वही ले लेते हैं, 0 से 10 का 5 और 10 से 20 का 7, 20 से 30 का ले लेते हैं 8, 30 से 40 का 15 ले लेते हैं और 40 से 50 का हम ले रहे हैं 2। अब मान लो आपसे क्लास में किसी ने पूछा ऐसे कितने बच्चे हैं जिसके नंबर 30 के नीचे हैं, तो आप क्या करोगे? 30 को पकड़ोगे और इसके नीचे कौन कौन है? ये 8 लोग हैं जो 20 से 30 में हैं, ये 7 और ये 5, सबको जोड़कर बता दोगे। फिर आपसे कोई क्लास में पूछे ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 40 से ज़्यादा हैं, तो 40 यहाँ पर है, इससे ज़्यादा केवल यही तो है 2। तो अब ये इसका ग्राफ भी हम बना सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2 तरीके के होते हैं, एक का नाम है लेस देन टाइप यानी कम प्रकार का, और एक होता है मोर देन टाइप। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप, इनमें अंतर क्या होता है? जब हमसे ये पूछा जाए कि अपर लिमिट से कम कितने लोग हैं तो हम इसको लेस देन टाइप कहते हैं, और जब ये पूछा जाए लोअर लिमिट से ज़्यादा कितने लोग हैं तो हम इसको मोर देन टाइप कहते हैं। जरा देखते हैं कैसे बनने जा रहा है। तो अगर हम पहली क्लास को लें तो इस पहली क्लास में पांच, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 5। और हम कह रहे हैं कि 10 से नीचे कितने लोग हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? 5। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? 10 के नीचे, और नाम क्या दिया? लेस देन टाइप, क्योंकि हम 10 से लेस देख रहे हैं। तो पहली वैल्यू को 5 मिल गई। दूसरी वैल्यू पे आते हैं। अब की बार हमारी क्लास इंटरवल है 10 से 20 और अपर लिमिट है 20। तो लेस देन टाइप में हम देखेंगे कि 20 के नीचे कितने लोग हैं। तो 20 के नीचे कितने लोग हैं? 7 तो ये हो गए जो 10 और 20 के बीच में हैं, और जो लोग 10 के नीचे हैं वो भी तो 20 के नीचे ही माने जाएंगे। तो दोनों को अगर ऐड कर दें तो कितने लोग हुए? 12, यानी 20 के नीचे टोटल 12 लोग हैं। सिमिलरली इस अपर लिमिट 30 के नीचे कितने लोग हैं? इन तीनों को जोड़ दो, 20 लोग हैं। इस अपर लिमिट 40 के नीचे कितने लोग हैं? इन चारों को जोड़ दो, 35 लोग हैं। और अब ये कहें 50 के नीचे, तो जब 0 से 50 का पेपर होगा तो 50 के नीचे तो सभी लोग होंगे, तो सारे जोड़ दो, 37, यानी सभी लोग 50 के नीचे हैं। अब आते हैं मोर देन टाइप पे। मोर देन टाइप का मतलब होता है लोअर लिमिट से ऊपर। तो सबसे पहले लोअर लिमिट मिली हमको 0। अब बताओ 0 से बड़े कितने लोग हैं? 37 सर। 37 सर। सभी के नंबर 0 से तो बड़े ही होंगे। अब आते हैं सेकंड क्लास पे। यहाँ पर लोअर लिमिट मिली 10। तो 10 से बड़े कितने लोग हैं? तो इन 5 को अगर हटा दो तो बाकी सब लोग 10 से बड़े हैं, तो इसमें से 5 घटा दो, 32 आ गया। अब 20 से ज़्यादा कितने लोग हैं? तो इन दोनों को हटा दो, ये दोनों 20 के नीचे थे, बाकी तो सब 20 से ज़्यादा ही हैं, तो इनको हटा देते हैं। तो 37 में 5 पहले ही हट गया था, अब 7 हटा दो, तो 32 से अगर 7 घटाएंगे तो 25 बच जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, 30 से ज़्यादा कितने लोग हैं? तो 30 से ज़्यादा के लिए 30 से नीचे वालों को हम हटा देते हैं। तो 25 से अब कौन हट जाएगा? ये 15 भी हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 10। और अब की बार एक ही नंबर, इसको मत देखना, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे कोई मतलब नहीं, ये निकल रहा है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है? ओके, इस पे आते हैं 2 पे। तो अब हमने कहा कि 40 से ज़्यादा कितने लोग हैं? तो 40 से ज़्यादा तो यही 2 लोग होंगे केवल। 1 मिनट, 0 से ज़्यादा सारे लोग थे, 10 से ज़्यादा में 5 घटाया, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, 37 से 5 घटाया तो 32 आया,
32 से 7 घटाया तो 25 आया। 25 से हम ये 8 घटाएंगे, तो 25 से 8 घटाओगे तो कितना आएगा? 18। ओके, 18 से फिर ये 15 घटाएंगे। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या? 37, 5 घटाया तो 32 आया। 17 होगा ना? हाँ, यहाँ 17 होगा। 25 से 8। 25 से 8, हाँ ठीक है 17। अब 17 से ये वाला जब 15 घटाएंगे तो फाइनल हमारा 2 आ जाएगा। यानी 40 से ज़्यादा सिर्फ यही 2 लोग हैं जो यहाँ पर हमारे पास आ गया है। तो ये तो 2 तरीके की फ्रिक्वेंसीज हुई, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, और दोनों को ही हम कहते हैं कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अच्छा, आप लोगों के एग्जाम में जब हम आपको मीडियन पढ़ाएंगे तो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हम इस वाले का यूज करते हैं ज़्यादातर। इस वाले का यूज करते हैं का मतलब ये नहीं कि इसका नहीं कर सकते हैं, इसका भी यूज हम कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे फार्मूले में हम लेस देन टाइप की फ्रिक्वेंसी का यूज करते हैं मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको अगर लेस देन टाइप की फ्रिक्वेंसी आती है तो आप मीडियन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। इसका ग्राफ कैसे बनता है? तो इसके ग्राफ में सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल बना लेते हैं, 0, 10, 20, 30, 40 और 50। प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग करते समय हम पहले लेस देन टाइप वाले की प्लॉटिंग करते हैं। तो लेस देन टाइप की प्लॉटिंग करते समय ध्यान क्या रखेंगे कि हम इसको बनाए कैसे थे। हमने इसको बनाया था अपर लिमिट को लेकर, अपर लिमिट से कम कितने लोग हैं, तो यहाँ पर आंसर आया था 5। तो हम इसकी प्लॉटिंग कहाँ पे करेंगे? अपर लिमिट पे। तो सबसे पहली प्लॉटिंग हमारी होगी 5 की, 5 के बाद 10, 15, शायद 15 के ऊपर तो डेटा है नहीं, इसमें तो जाएगा ऊपर, इसलिए जाएगा क्योंकि सारी फ्रिक्वेंसीज ऐड हुई हैं। मैक्सिमम 37 तक जा रहा है, तो थोड़ा सा हम अपने पैरामीटर्स को चेंज कर देते हैं। 10, इसको 20 कर लेते हैं, इसको 30, यहाँ पर आ जाएगा 40। ठीक है, तो अगर हम 10 पे प्लॉटिंग करें तो कितना नंबर है 10 पे? 5। तो हमने यहाँ पर 5 पर एक पॉइंट बना लिया, यहाँ पे कहीं 5 होगा, ठीक है, 5 पे एक पॉइंट हमने बना लिया। अगली प्लॉटिंग 20 वाली कहाँ करेंगे हम? 20 वाली प्लॉटिंग करेंगे इस पे, अपर लिमिट पे, नेक्स्ट वाली। इससे नीचे कितने लोग हैं? 12 लोग। तो 12 का मतलब 10 और 10 से 2 ज़्यादा, यहाँ पे कहीं पर 12 आ जाएगा। ठीक है, ये 12 का नंबर हो गया। इसके बाद 30 की प्लॉटिंग होगी 20 पर। तो 20 कहाँ पे है? ये है 20 हमारा, तो ये 20 पे आ गया। ठीक है, फिर 40 पे कितना आएगा? 35। तो 35 यहाँ पे कहीं है, 40 पे 35 हो गया, और 2 और बढ़ जाओ तो 50 पे हो जाएगा 37। अब ये कर्व बना, यहाँ से हम इसको डॉटेड मिलाएंगे, फिर इसके बाद ऐसे, ये हमारा बन गया कौन सा? लेस देन टाइप। अब हम आते हैं मोर देन टाइप। मोर देन टाइप बना कैसे था, इसी से हम समझ सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो मोर देन टाइप को बनाने के लिए हमने कहा था 0 से ज़्यादा कितने लोग हैं, आंसर आया था 37। तो हम पहली प्लॉटिंग करेंगे 0 पर, 37। 37 कहाँ पर होगा? यहाँ 35 होगा, यहाँ पे कहीं 37 होगा, तो ये पहली प्लॉटिंग होगी 37 की 0 पर। इसके बाद अगली 32, 10 पे 32 कर दो, 32 यहाँ पे कहीं होगा, तो ये 10 पे हो गया 32 का। ओके, नेक्स्ट 25, तो 20 पे हम 25 का कर देते हैं, 25 कहीं यहाँ पर है, और 20 पे हमने इसको 25 को प्लॉट कर दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 17। 17 कितने पे करना है? 30 पे प्लॉट करना है। अब समझ तो गए होंगे कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं 20 ये था, इसके नीचे कहीं 17 होगा। ठीक है, फिर बचता है 2 हम प्लॉट कहाँ पे करेंगे? 40 पे। तो ये 40 है और यहाँ पे क्वांटिटी है 2। अब इस पॉइंट्स को हम मिला देंगे कर्व के थ्रू, और इसके बाद 50 से इसको हम डॉटेड से जोड़ देते हैं। ये हमारा बन गया मोर देन टाइप। तो आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गई होगी, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप की। इसके आगे हम लोग ये देखेंगे कि इस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमको और क्या मिलता है। बस आपको ये हम बता दें, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। ये जो कट पॉइंट है इसके बारे में याद रखना, अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें एक्स एक्सिस पे, तो हमको मिला कि ये कौन सी क्लास इंटरवल में गया? 20 से 30। तो इस 20 से 30 की क्लास इंटरवल को हम लोग कहते हैं मीडियन क्लास, यानी हमारी मीडियन इसी में कहीं पर होगी, मीडियन क्लास।
और अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें वाई एक्सिस पे, यानी ये, तो ये जहाँ पर भी कट करेगा वो हमारी क्या बन जाएगी, मीडियन। ये हमारी मीडियन बन जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आपके जो डाउट्स हैं तो वो ऑफ ईयर पूछिए, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दे रहा हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।